हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? इसका सही आंसर है इंडिगो। इंडिगो 5 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। नेविगेशन गगन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अवेन्या को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर ने अपने जेन 3 आर्किटेक्चर पर आधारित भारत के पहले शुद्ध इलेक्ट्रिकल वाहन अवेन्या को लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है गूगल। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को भी मजबूती देगी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है और इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियों और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम थी सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी संधू ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता है। इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन मनीला, फिलीपींस में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन ने भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाजों, तटीय अचल संपत्ति और कृषि जल कार्यों की कवरेज बहुत कम है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 1 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है,
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अंशुल स्वामी सुधीर कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। इस बैंक की स्थापना 5 सितंबर 1998 में हुई और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है बी एस राजू। बी एस राजू का पूरा नाम बग्गावली सोमशेखर राजू है। लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू उपसेना प्रमुख के तौर पर मनोज पांडे की जगह ले रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 मई। वर्ष 1960 में 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इससे पहले दोनों राज्य मुंबई प्रांत का हिस्सा थे। वर्ष 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है नंद मूलचंदानी। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। फ्लाइंग टैक्सी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यूके ने अपना पहला मिनी एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस एयरपोर्ट को वर्टीपोर्ट का नाम दिया गया है। इंग्लैंड के कवेंट्री शहर में दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है। इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है, जहां से वाहन उड़ान भरेंगे। अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट को कवेंट्री शहर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह शहर इंग्लैंड के सेंटर में है और यहां से दूसरे देशों की एयर कनेक्टिविटी बेहतर और आसान होगी। वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल में ही भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला है जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग अलग भू राजनैतिक घटनाक्रमों का सामना कर रही है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। विदेश सचिव बनने से पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो मास्टर नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दूसरे खेलो मास्टर नेशनल गेम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस खेल का आयोजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खली होंगे। अगला प्रश्न है, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है केरल। केरल की टीम ने 7वीं बार प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसका आयोजन केरल में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। तरुण कपूर अमित खरे का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का
प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए के बीच में प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का रहा है। इसका आईपीओ $2.46 बिलियन का था। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है। इसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर है अटल टनल। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। यह टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में मदद करती है। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) ने किया था। अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? सही आंसर है भोपाल। डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में एक ऐसा कैफे भी है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यह एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट प्लेस में पिछले साल से चल रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्तपोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? सही ऑप्शन है 2 बार। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह पहली बार 2 मई को और दूसरी बार 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लेनेटेरियम और संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। यह आयोग विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है 30 अप्रैल को। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2000 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? तो सही ऑप्शन है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 की महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। कोविड-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में माना गया है। रिपोर्ट का विषय रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट है, जो कोविड से मजबूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न है, चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? सही ऑप्शन है रविंद्र जडेजा।
चेन्नई टीम के कप्तान राजेंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाल ली है। जडेजा ने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी। इस सीजन में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से शानदार जीत भी दर्ज की। इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ शोल्स ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? सही ऑप्शन है जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर है। इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? इसका सही आंसर है 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वें स्थान पर, श्रीलंका 146वें स्थान पर, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 4 मई। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथासंभव सुरक्षित हैं। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से यह हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाकाबाड़ा था। इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाकाबाड़ा से महेश नगर हुआ था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियाकाबाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ था।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? सही आंसर है सुमन के बेरी। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन के बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से इस प्रमुख नीति निर्धारक संस्था का पदभार ग्रहण किया। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही ऑप्शन है तेलंगाना। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गाचीबोवली में अधिग्रहित 7.3 एकड़ की साइट पर अपने ग्राउंड ऑफ विकास के डिजाइन का भी अनावरण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार गूगल युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर है रजनीश कुमार। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। यह वर्तमान में एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी इन्फोटेक, हीरो मोटरकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो सही आंसर है 43। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहां पर 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहां कुल 90 सीटें हो जाएंगी, जिसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना को शुरू किया। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है। इस तरह के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। अगला प्रश्न है, इस साल के किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? सही आंसर है अप्रैल। माल एवं सेवा कर जीएसटी का संग्रह अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए के करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? सही आंसर है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने
9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही ऑप्शन है भारत। भारत टी20 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसकी दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड पर बढ़त 1 अंक की बजाय 5 अंक की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है, जो अब छठे स्थान पर है। इसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका 10वें नंबर की टीम अफगानिस्तान से आगे निकल गए हैं। अगला प्रश्न है, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। यह मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जोड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही ऑप्शन है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वार्नर का नाम अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक हैं। बता दें, गेल ने रिटायरमेंट ले लिया तो अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वार्नर और गेल के बाद टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली ने अभी तक कुल 76 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की? इनका सही ऑप्शन है फिनलैंड। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? सही आंसर है भारत। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। यह पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत की गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ द कंट्री किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है? सही ऑप्शन है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है। निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले कीरोन पोलार्ड की जगह लेंगे। पूरन ने 37 वनडे मैचों में 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। उन्होंने टी20 में 8 अर्धशतक लगाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है 4.40%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि इस दर का बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।